नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोविड की ही करें तो उत्तराखंड में रविवार को कोविड के 1413 मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की इससे मौत हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा देहरादून में 505 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 299, उधम सिंह नगर में 203, पौड़ी में 147, नैनीताल में 139 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। 5 जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोविड का संक्रमण फैला हुआ है इन्हीं 5 जिलों। और सितारगंज से बड़ी खबर है, जहां पर एक निजी स्कूल जीएस कॉन्वेंट के 55 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को स्कूल में वैक्सीनेशन किया गया था। उसी समय 155 बच्चों के सैंपल भी लिए गए थे, जिसमें 55 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चों को उनके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। और चमोली में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां पर जोशीमठ पर्यटन विभाग के रोपवे और चेयर कार संचालित करने वाले 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बीच कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से कर्मचारी भी अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सोमवार से रोपवे और चेयर कार पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। ये जोशीमठ रोपवे के कुछ कर्मचारी जो है 2 दिन पहले बुखार जुकाम से आए थे, तो वो पॉजिटिव आए थे 2। उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वहाँ पे उनके साथ काम करने वाले हमने 34 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें से कि अभी तक 27 लोगों की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। तो एक तरफ राज्य में कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ देहरादून में लगे मेलों में भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है। खास बात यह है कि पूरे मेले में किसी भी प्रकार से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो लोग मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन के दावे भी हवा हवाई देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देखकर जरूर भौचक रह जाएंगे कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच भी लोग इतने लापरवाह हैं। और सोमवार से देहरादून के दून अस्पताल में सिर्फ कोविड मरीजों को ही एडमिट किया जाएगा और इसके अलावा सामान्य बीमारियों से जुड़े मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दून अस्पताल को कोविड डेडिकेट हॉस्पिटल बना दिया गया है। हालांकि सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी चलती रहेगी, लेकिन एडमिट सामान्य मरीज नहीं हो पाएंगे दून अस्पताल में। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब एक बार फिर देहरादून का ये दून मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में तब्दील होने जा रहा है। सोमवार से इस अस्पताल में केवल कोविड के ही पेशेंट भर्ती किए जाएंगे और जो आम मरीज हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कोरोनेशन और गांधी शताब्दी में की जा रही है। यहाँ पे आपातकालीन सेवा भले ही चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है, जिसमें कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12 बजे इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ऑफिस में रखा गया है। इलेक्शन कैंपेन को लेकर बात रखेंगे हरीश रावत। 15 जनवरी तक रैली रोड शो पर रोक है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं हरीश रावत। अब देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कुछ बात रखते हैं हरीश रावत। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत पिथौरागढ़ के डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। डीडीहाट सीट के सभी कांग्रेस दावेदारों से हरीश रावत के पक्ष में प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। सभी 7 कांग्रेस दावेदारों की 11 जनवरी को पिथौरागढ़ में मीटिंग होनी है और इसके बाद कहा यह गया है कि सभी से कहा जाएगा, जो भी कैंडिडेट डीडीहाट के हैं, कि एक साथ प्रस्ताव लाए और हरीश रावत को यहां से नामित करें। और बीजेपी 21 जनवरी से पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी, तो इससे पहले ही पार्टी मैनिफेस्टो भी जनता के सामने आ जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि करीब करीब सभी विधानसभाओं से नामों का पैनल आ चुका है। इसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा रहा है। 21 जनवरी तक लगभग सभी सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और मैनिफेस्टो के लिए भी सभी 70 विधानसभाओं से सुझाव कलेक्ट किए जा चुके हैं। लोग अभी आ जाएगा, उस पर हमारी तैयारी पूरी चल रही है
और मैं समझता हूँ कि 21 जनवरी को जो हमारा नॉमिनेशन वाला होगा उसके आसपास हम उसको ले आएंगे, एक आध दिन बाद में, एक आध दिन पहले। वो प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। जगह स्तर पर हमें जो करना है हम लोग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद केंद्र को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, वहाँ जाकर बातचीत करके हम लोग उसको फाइनल कराएंगे। ये नॉमिनेशन से पहले आ जाएगा? हाँ, पहले, नॉमिनेशन से पहले होगा। और आम आदमी पार्टी अब चुनावी संवाद वर्चुअली करेगी। आज से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करेंगे। इसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। 10 से 16 जनवरी तक वर्चुअल संवाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता चुनावी संवाद करेंगे। और कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई नई गाइडलाइन के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चुनाव राज्यों की टीम के साथ एक वर्चुअल संवाद किया। उत्तराखंड में पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल समेत कई दूसरे नेता भी इस वर्चुअल संवाद में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वर्कर डोर टू डोर कैंपेन चलाए और डिजिटल की भी वोटरों के साथ कनेक्ट करें। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप जब चुनाव प्रचार के लिए और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जैसे ही तारीखों की घोषणा हो गई है, हर पार्टी ने कमर कस ली है। हालांकि 16 तारीख तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी, कोई जनसभाएं नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं वर्चुअली अब कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है तमाम पार्टियों की, और लगातार अब घोषणा पत्र भी जारी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दौर चलेगा। तो आज किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी? बिल्कुल नीलू, आज 10 जनवरी और आज से ठीक 36 दिन के बाद वोटिंग होगी और 36 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वो यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की अगर बात करें तो आज इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बात तो ये रहेगी कि कांग्रेस अब इस कैंपेन को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, क्या क्या उसके प्रोग्राम्स रहेंगे, इसको लेकर हरीश रावत अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से बीजेपी को टारगेट करेंगे, इन मुद्दों को लेकर भी आज जनता के सामने आ सकते हैं। दूसरी बात रहेगी बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो दिन की शुरुआत होने वाली है। आज वो सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे। लेकिन ओवरऑल बीजेपी के संगठन और सरकार ये क्या प्लान करेंगे, किस तरीके से अब विधानसभाओं में जाएंगे। 70 विधानसभाएं हैं और 35 दिन का करीब वक्त है, तो यानी एक दिन में अगर आप 2 विधानसभाओं में भी जाएंगे और वहां पर प्रोग्राम चलाएंगे तो आपके पास समय बहुत कम है। स्टार कैंपेनर फिलहाल नहीं आ पाएंगे जब तक चुनाव आयोग की रोक है, क्योंकि रैलीज नहीं है, रोड शो नहीं है, पद यात्राएं नहीं है। और आपने देखा कि आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वर्चुअल कार्यक्रम यहां पर शुरू करेगी, जिसमें जनता से जुड़ने की कोशिश है। तो पार्टीज के सामने चैलेंज ये है और पब्लिक के सामने भी चैलेंज ये है कि कोविड ना फैले, अपनी बात भी जनता तक पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेताओं के लिए सबसे बड़ा होता है चुनाव, और इस चुनाव में किस तरीके से अपनी बात पब्लिक तक जाए, इसको लेकर एक प्लानिंग रहेगी। और दूसरी जो बड़ी चुनौती तीनों पार्टीज के सामने, खासतौर पर 2 पार्टीज के सामने कहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के सामने, कि अपने दावेदारों को संतुष्ट करना, टिकट देना, टिकट अनाउंस करना, वो भी 21 जनवरी से पहले पहले, ताकि जिसको टिकट मिले वो अपना कैंपेन अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी करेंगे जलाभिषेक। जी हां, सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर मंदिर, जिस तरह से दीपांकर भी बता रहे थे कि वहां पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टपकेश्वर में महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे सीएम। तो धामी आज सबसे पहले, यानी आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, और बताया जा रहा है सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। पूजन अर्चन सीएम धामी करने वाले हैं। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। और चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे
बरसे हैं नेता। 7 जनवरी के आदेश के मुताबिक केदारनाथ विधानसभा में पार्टी के नेता अजेंद्र अजय को बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवस्थानम बोर्ड की समाप्ति के बाद बद्री केदार मंदिर समिति की सबसे ताकतवर बॉडी है। अजेंद्र अजय के अलावा बीजेपी नेता कुसुम कंडवाल को महिला आयोग का अध्यक्ष और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता खन्ना को बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तीनों आदेश तकरीबन एक ही समय पर निकले हैं। गौरतलब है कि तीनों पद संवैधानिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के फिक्स टर्म से पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। तीनों संस्थाओं में अध्यक्षों के साथ साथ मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है। और हरिद्वार कलेक्ट्रेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि उत्तराखंड में दूसरे फेज में चुनाव होना है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा और अगर आगे रैली की परमिशन मिलती है तो फिर रैली के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जो गाइडलाइंस है कोविड का गाइडलाइंस में जो एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी के अनुसार जो गाइडलाइंस आया है और जो कमीशन से गाइडलाइंस गया है जिसमें हर कैंपेनिंग पीरियड पे जो भी रैलीज होंगे जब परमिशन मिलेगा उस रैलीज में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, कौन सी चिल्लित ग्राउंड्स में ये होगा, उसके बारे में सभी डिस्कशंस डीएम साहब के साथ और एसपी साहब के साथ और बाकी सभी आरओ साहब के साथ। और राज्य में आचार संहिता लगने से अब शहर में लगे नेताओं के होर्डिंग पोस्टर बैनर को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सरकारी और गैर सरकारी भवनों, स्ट्रीट लाइटों, बिजली के खंभों और चौक चौराहों से नगर निगम की टीम होर्डिंग पोस्टर बैनर को हटा रही है। और चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। हरिद्वार शहर में लगे होर्डिंग पोस्टर और कटआउट को हटाया जा रहा है। शहर भर में फैले होर्डिंग्स को हटाने में अधिकारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सभी प्रचार सामग्री को हटाने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। 8 टीमें बनाई हैं। 8 टीमें में हर टीम में हमने 8 आदमी रखे हुए हैं। तो कल शाम से हमारा काम हो तो चूँकि ईसीआई को हम लोगों ने सूचना भेजी थी 24 घंटे में जो हमारी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और सबसे हम लोगों ने किसी भी तरह का प्रचार सामग्री, राजनीतिक कोई भी सामग्री हम से हटा चुके हैं। और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा 16 जनवरी तक लगाए गए कोविड गाइडलाइन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि हितों को देखते हुए भाजपा सरकार ने रैलियों में रोक लगा दी है। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता अपनी रैलियों को रद्द कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के जनहित पर लिए गए फैसलों पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खटीमा नेपाल बॉर्डर से लेके जो है उत्तरकाशी चाइना बॉर्डर तक सब जब अपनी रैलियां कर दी, सब यात्राएं करके भीड़ इकट्ठा करके समापन कर दिया, तो उसके बाद और लोगों के लिए ये कोविड की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जन सरोकार से, जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। सभी दलों ने अपनी अपनी जो है रैलियां में पाबंदी लगा दी है, सभी दलों ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। और जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इस कोरोना को देखते हुए यहाँ पे अपने प्रदेश की जो रैलियां उन्होंने निश्चित की थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। और आने वाले 16 तारीख तक पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक गतिविधियों में सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने देहरादून में अनशन पर बैठने की धमकी दी है। विधायक मनोज रावत का आरोप है कि उन्होंने अपने विधायक निधि से केदारनाथ विधानसभा के अस्पतालों में आधुनिक एक्सरे, ईसीजी मशीनें सहित मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए 1 करोड़ दिए, जिसके लिए दून मेडिकल कॉलेज द्वारा टेंडर भी जारी किया गया। लेकिन सरकार ने जानबूझकर मुझे विधायक निधि का पैसा खर्च करने नहीं दिया। केदारनाथ जैसी विधानसभा जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 5-5 बार आते हैं, जिसमें एक भी एक्सरे मशीन नहीं है, उस क्षेत्र में जब वहां का विधायक अपने विधायक निधि से एक्सरे खरीदने के लिए और अन्य मशीनों को खरीदने के लिए धनराशि निर्गत करता है, तो उस पर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म के तहत उसकी खरीद को रोकते हैं।
और नैनीताल की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। टिफिन टॉप के साथ चाइना पीक की पहाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। टेहरी के धनौल्टी में भी बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते चंबा धनौल्टी सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं चमोली की बात की जाए तो यहाँ निचले इलाकों में बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके चलते एक बार फिर कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। और चक्राता समेत आसपास के क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहां सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। गाड़ियां कई जगह बर्फ में फंस गई है। चक्राता त्यूनी मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं क्षेत्र के 60 से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से चक्राता से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। आगे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने पर लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। और उत्तरकाशी में मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी है, जिसके चलते यमुनोत्री हाईवे और चौरंगी लंब गांव मार्ग को सुचारू किया गया है। मार्ग खुलने पर इन दोनों ही मार्ग में फंसे पर्यटक स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे अभी भी झाला से आगे बंद पड़ा हुआ है। बीआरओ की मशीनें लगातार काम कर रही है। इसके साथ गांव को जोड़ने वाले 7 लिंक मार्ग अभी बंद है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हर्षल क्षेत्र में हाईवे पूरी तरह से बर्फबारी के चलते बंद पड़ गई है। और पहाड़ों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के बाद कई सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली आदि जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और खटीमा में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं सुबह से हो रही रिमझिम बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ा है। आमतौर सुबह ही खुल जाने वाली दुकानें भी बंद दिखाई दे रही हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर तैयार हुई देश की पहली टाइगर सफारी की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 हफ्तों में टाइगर सफारी में पर्यटकों की एंट्री खोल दी जाएगी। टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी देश की पहली ऐसी सफारी है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टाइगर सफारी देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। आज पाखरो टाइगर सफारी का भी लोकार्पण किया गया है और ये मैं सोचता हूँ आज हमने कोटद्वार की जनता को, पौड़ी की जनता को, उत्तराखंड और देश की जनता को पाखरो टाइगर सफारी के रूप में एक ऐतिहासिक कदम आज हमने पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तराखंड में उठाया है। इससे निश्चित रूप से कोटद्वार का बहुत तरक्की। और टेहरी झील फेरी बोट मालिकों ने पेमेंट नहीं होने पर एक बार फिर से बोट संचालन ठप करने की चेतावनी दी है। झील से सटे गांवों के लोगों के आवागमन के लिए फेरी बोट का संचालन किया जाता है और टीएचडीसी द्वारा इसके लिए पुनर्वास विभाग को पैसा दिया जाता है। फेरी बोट मालिकों का कहना है कि करीब 4.5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। वहीं पुनर्वास विभाग के अधिकारी पेमेंट को लेकर टीएचडीसी से वार्ता करने की बात कह रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते केसों के बीच चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर पाबंदी ने सियासी दलों को बेचैनी बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल रैलियों के लिए कौन कितना तैयार है। हर समय जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले नेताओं के लिए इस समय दुविधा की स्थिति है कि चुनाव के वक्त वो भला बंद कमरों में कैसे बैठें। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों, सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगे भी कम ही संभावना है कि रैलियों, सभाओं की मंजूरी मिले। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। कोविड गाइडलाइन के तहत कुछ छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो नेता अपनी बात जनता तक कैसे ले जाएंगे। देखिए, कुछ तरीका ऐसा निकालना चाहिए ताकि पब्लिक एक्सपोजर भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो सके, रेस्ट्रिक्शंस के साथ हो कि भाई आप मास्क का प्रयोग करिए और कॉम्पैक्ट एरिया में, बंद एरिया में न करके खुले में करिए और
दूसरे प्रतिबंध हों ताकि कोरोना स्प्रेड ना हो, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज को यदि बात ही नहीं करने देंगे तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा कैसे? उधर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि इससे उसके चुनाव प्रचार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी पिछले 2 साल से बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं से लगातार वर्चुअल संवाद करती रही है और अब फिर वर्चुअली संवाद शुरू कर दिया गया है। वर्चुअल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। हमने पहले कहा था चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम पिछले लगभग आप देखेंगे 2 वर्ष से कोरोना के काल से लगाकर हम कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति केंद्र हो, बूथ हो, मंडल हो, जिला हो, हमारे विधायक हो, हमारे जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, सबसे वर्चुअल हम लोग लगातार वार्ता करते रहे हैं। आमतौर पर आचार संहिता के बाद ही चुनाव प्रचार अभियान और तेज हो जाता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण और चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन ने सियासी दलों की मंशा पर पानी फेर दिया और अब उन्हें सोशल मीडिया का ही सहारा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।